हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट करेंगे आज एक और नया कॉन्सेप्ट 2019 के पेपर सॉल्यूशन में। आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम शुरुआत करते हैं। आपसे परिभाषाएं पूछी गई थी, पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हम पूर्णांतरिक परावर्तन की बात करते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, तो ध्यान दें, ये एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम हो गया। इधर एक आपका कोई सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम में मतलब जल भरा हुआ है। यहाँ से एक प्रकाश किरण है जो सघन से विरल माध्यम में जाती है। पूर्णांतरिक परावर्तन की एक कंडीशन है कि जो प्रकाश किरण है वो कैसे जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कुछ इस तरह से जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसके बाद कोई दूसरी प्रकाश किरण जो है वो सघन से विरल में जाएगी, जब किसी कोण पर, कैसे जाएगी, सघन से विरल में कैसे जाएगी, किसी कोण पर जाती है, तो वो अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है, मूल मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देख पाएंगे इस तरह से। इस तरह से हो जाएगा। तो अब जब क्या है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब ये सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। इस तरह से ये हो जाएगा आपतन कोण I और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे आपतन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, तथा आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त हो, 90 डिग्री प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो देखो, पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा में हम क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तब वह अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है, तब वह अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है, तथा आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा,
क्रांतिक कोण के पश्चात आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर, क्रांतिक कोण के पश्चात आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे आई का जो मान है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, आई सी से, और इस पर ये परावर्तन कोण ये आर मिल रहा है, इसको आर डैश कह दिया। तो हमने क्या कहा, आपतन कोण का वह मान, आपतन क्या कहेंगे यहाँ पे हम, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान, जिस पर आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर आपतन कोण का वह मान जिस पर एक मिनट, आपतित प्रकाश किरण, जिस पर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसे वापस लौट आती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसे क्रांतिक कोण, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या बताया आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा में, आपतन कोण का वह मान जिस पर आपतन कोण का, जब आपतन कोण का मान, या ऐसे भी कह सकते हैं आपतन कोण का जब मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, ऐसे लिखें, आपतन कोण का वह मान जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, आपतन कोण का वह मान जो, यहां पे लिख लें, आपतन कोण का वह मान जो क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो तब, अधिक हो तब आपतित प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ऐसे लिखना है। अब आपको ये और ये डायग्राम नहीं बनाना है, केवल इतना लिख देना डेफिनेशन, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जो क्रांतिक कोण से अधिक हो तब आपतित प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। एक नंबर में है तो आप केवल इतना ही लिखना है, आपको यहां से लिखना है, जब आपतन कोण का वह मान जिस पर आपतन कोण का जब मान, आपतित प्रकाश किरण जो है वो जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर अपवर्तक सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर पूछा है प्रकाश का विवर्तन, क्या पूछा है आपसे नेक्स्ट, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन क्या बताया आपको, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, अगर हम प्रकाश के विवर्तन की बात करें कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी अवरोध अथवा द्वारक के किनारों से, हमने जैसे ये रखा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, प्रकाश इसकी सतह से मुड़कर आएगा, और मुड़कर आएगा तो यहाँ पे ज्यामितीय छाया बनाएगा। देखो जैसे आप हल्की सी छाया देख पा रहे होंगे इसकी, इस तरह से, तो प्रकाश इससे मुड़ के जा रहा है और यहाँ पे छाया बना रहा है। तो हम इसकी एक नंबर की डेफिनेशन है, तो मतलब द्वारक अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की क्या लिखेंगे,
जब कोई प्रकाश किसी द्वारक अथवा जब प्रकाश किसी द्वारक अथवा अपारदर्शक वस्तु से होकर गुजरता है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल सिंपल से हम डेफिनेशन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? किसी द्वारक अथवा अवरोध के किनारों से 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 प्रकाश के मुड़ने की परिघटना, किनारों से प्रकाश के मुड़ने की परिघटना या परिघटना किसी द्वारक अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की परिघटना या जब प्रकाश किसी छिद्र से होकर गुजरता है, या जब प्रकाश किसी छिद्र से होकर गुजरता है, किसी छिद्र से होकर गुजरता है तब पर्दे पर उस छिद्र के ज्यामितीय छाया के प्रसार की, तब पर्दे पर उस छिद्र अथवा द्वारक या अवरोध की ज्यामितीय छाया के प्रसार की परिघटना को, ज्यामितीय छाया के प्रसार की परिघटना को, ज्यामितीय छाया के प्रसार की परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? क्या बताया आपको विवर्तन में? किसी द्वारक अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की परिघटना, या जब प्रकाश किसी छिद्र से होकर गुजरता है तब पर्दे पर उस छिद्र या द्वारक या अवरोध की ज्यामितीय छाया के प्रसार की परिघटना को हम क्या कहते हैं? सिंपली विवर्तन कहते हैं। तो ये आपका एक नंबर में पूछा गया था। ये 21 के सिलेबस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा दी, विवर्तन लेकिन पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इसको हम उत्तर लिखते हैं। क्वेश्चन कौन सा उत्तर है? 19वां। क्या कहा गया? मेलस नियम से संबंधित सूत्र लिखें। मेलस के नियम से संबंधित सूत्र लिखें। तो केवल सूत्र पूछा है आधे नंबर में, तो हम लिख पाएंगे I = I0 cos थीटा, ठीक है। I = I0, या हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है, I = cos स्क्वायर थीटा। तो हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका मेलस का नियम कहता है। क्या कहता है? I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम कौन सा नियम कहते हैं? मेलस का नियम। तो आपसे पूछा था मेलस के नियम से संबंधित सूत्र लिखिए, तो हम सूत्र लिख पाएंगे सिंपली I = I0 cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इसका बी पार्ट, ये तो ए पार्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं बी पार्ट की। क्या कहा है? मेलस का नियम भी 2021 के पेपर में नहीं है, ठीक है। फिर पूछा किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है
तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अपवर्तनांक चाहिए और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम कहता है म्यू इक्वल टू 10 IP, ये ब्रूस्टर का नियम कहता है। IP यहाँ पे क्या है, ध्रुवण कोण है, IP ध्रुवण कोण है, IP क्या है, आपतित ध्रुवित प्रकाश का कोण है। तो सिंपली I की वैल्यू दी है आपको 60 डिग्री। तो IP की वैल्यू अगर हम लिखें कि IP बराबर आपको 60 डिग्री दिया है, तो म्यू बराबर बनेगा क्या, 1060, और 1060 का मान कितना होता है, √3, तो ये आ जाएगा √3 का और मान लिखेंगे तो ये बनेगा 1.732। ये आपका अपवर्तनांक आ गया पदार्थ का। ठीक है, 1060 का मान होता है √3 का मान 1.732, ये अपवर्तनांक आ गया, कोई इकाई नहीं होगी इसकी। फिर पूछा पदार्थ का अपवर्तनांक एवं, 1 नंबर में था ये, एवं अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तब हम जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से क्या लिखेंगे, समान ब्रूस्टर के नियम से हम ऐसा लिख सकते हैं, IP प्लस R, अपवर्तन कोण जो R है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब IP आपको दिया गया है 60 डिग्री, IP का मान 60 डिग्री है, प्लस R बराबर 90 डिग्री, तो R का मान हो जाएगा आपके पास क्या, 90 माइनस 60, तो ये सॉल्व करके क्या बनेगा, 30 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रूस्टर का नियम हो गया। बाकी ये आपको पढ़ना नहीं है, मेलस का नियम और ये नियम, ये दोनों ही 21 के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आगे ये जरूर है, ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, जो 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अभी तक हमने जितने पेपर सॉल्यूशन देखे कई बार पेपरों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो इसका हम आंसर लिखें, सॉल्यूशन में लिखें, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो हम लिख पाएंगे उसको, लैम्डा E इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √V। अब आपको V का मान दिया गया है कितने वोल्ट के विभवांतर से, यहाँ V बराबर दिया गया है आपको 100 वोल्ट। पूछा है 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा E बराबर 12.27 अपॉन √100, यह आंसर आपका यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में बनेगा। सोल्व करें तो 12.27 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इतना सा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। तो ये आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, अथवा में क्वेश्चन है, विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और परिपथ चित्र बनाइए। तो इसमें पूछा गया केवल सूत्र ज्ञात करना है और परिपथ चित्र बनाना है और कुछ भी नहीं पूछा गया है। और नेक्स्ट में पूछा गया मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए, इसमें विधि पूछी है
और परिपथ चित्र बनवाया है। तो इसमें विधि पूछी और परिपथ चित्र बनवाया है, और इस वाले में विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए और परिपथ चित्र बनाइए। तो इसमें परिपथ चित्र पूछा गया और सूत्र पूछा गया है। तो देखें, एक 20 का एक पार्ट देख लेते हैं आज ही, 21 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं हम। 21 का एक पार्ट आज सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विभवमापी की सहायता से। तो सबसे पहले परिपथ चित्र अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, ये कुंजी लगा दी, और यहाँ पे एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया। इसके बाद ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये RH हो गया, ये कुंजी K हो गई, ये संचायक सेल हो गई C। अब जैसे कुंजी को लगाते हैं तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, कुछ इस प्रकार से ये धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्राथमिक परिपथ, लिख भी सकते हैं आप, ये क्या हो गया, प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक लिख पाएंगे हम, क्या है ये, प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ। अब इसका द्वितीय परिपथ बनाएंगे तो द्वितीय परिपथ में हमको क्या करना है, एक संचायक सेल जिसका हमको क्या करना है, प्रायोगिक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये सेल के अंदर होगा इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल सेल के ऊपर भी लिख सकते हैं। कई किताबों में आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि ये हमने एक सेल बना दी और सेल के अंदर ही इसका प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया इसमें, इस प्रकार से ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया, और ये हो गई कुंजी, ये कुंजी हो गई। यहाँ पे एक धारामापी होगा कैपिटल G, ये धारामापी कैपिटल G हो गया, ये J हो गया। ये द्वितीय परिपथ है। कौन सा परिपथ है ये, द्वितीयक परिपथ। इसको हम लिख भी सकते हैं द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ, ये एक द्वितीयक परिपथ हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये प्रायोगिक सेल हो गई, ये हो गया प्रतिरोध बॉक्स RB, प्रतिरोध बॉक्स RB, और ये हो गई कुंजी K1, क्योंकि K तो ये हो गया। ये चित्र बन गया आपका। आपको इस तरह से इसका क्या करना है, परिपथ चित्र बना देना है। अब फिर विभव सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, इसमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुंजी K को खुला रखेंगे। देखो सूत्र की स्थापना यहीं लिख लेते हैं, सूत्र की स्थापना, ये सूत्र की स्थापना। तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K को, सर्वप्रथम कुंजी K का प्लग लगा देते हैं। कुंजी K का प्लग लगाकर, कुंजी K का प्लग लगाकर, सर्वप्रथम कुंजी K का प्लग लगाकर कुंजी K1 को खुला रखते हैं। कुंजी K1 को खुला रखते हैं, खुला रखते हैं। ठीक है, क्या बताया, सर्वप्रथम कुंजी K के प्लग को, कुंजी K का प्लग लगाकर कुंजी K1 को खुला रखते हैं। अब कुंजी K1 खुला है, कुंजी K का प्लग लगा दिया, मतलब ये प्रायोगिक सेल परिपथ में जुड़ी है। अतः प्रायोगिक सेल परिपथ में जुड़ी है, अतः प्रायोगिक सेल परिपथ में जुड़ी है। प्रायोगिक सेल परिपथ में जुड़ी है तथा जॉकी J को
विभवमापी के तार AB पर चलाकर, जो कि J को विभवमापी के तार AB पर चलाकर संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये खुला रखेंगे, इस जॉकी को चलाएंगे, ये प्रायोगिक सेल जुड़ी है तो संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर लेते हैं। तब सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल आएगा आपका क्या, E1 इक्वल टू KL1। ठीक है, विभव प्रवणता हो गई KL1, K क्या है, विभव प्रवणता, तो E1 इक्वल टू KL1, ये पहला समीकरण। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, पहला समीकरण बन गया। E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, KL1। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, E1 इज इक्वल टू KL1, पहला समीकरण। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जॉकी J के प्लग को लगा देंगे, और जॉकी J को प्लग को लगाएंगे तो हमने E इक्वल टू KL1 जैसी कुंजी K1 के प्लग को लगाएंगे तथा विभवमापी से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके पश्चात कुंजी K1 के प्लग को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही आप ज्ञात मान का प्रतिरोध बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके पश्चात कुंजी K1 के प्लग को लगाकर, इसके पश्चात कुंजी K1 के प्लग को लगाकर, कुंजी K1 के प्लग को लगाकर, ये कुंजी K1 जो है ना, इसका प्लग लगा दिया हमने। अब जैसे ही आप इस कुंजी K1 के प्लग को लगाएंगे, ठीक है, और तो कुंजी K1 के प्लग को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्लग को लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का कैपिटल R, कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध कैपिटल R प्रतिरोध लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध कैपिटल R बाहर निकाल देते हैं। तब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर, कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर, ये कितना बनेगा, V बराबर IR, समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, इसके पश्चात जॉकी J को विभवमापी के तार पर चलाकर जॉकी J को विभवमापी के तार पर चलाकर संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं। संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं। L2
ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास संतुलन लंबाई L2 आ गई। तब परिपथ में उत्पन्न विभवांतर कर लेते हैं। तब परिपथ का विभवांतर, परिपथ या तब प्रतिरोध के सिरों पर ज्ञात कर लेते हैं। तब प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तब प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर कितना विभवांतर आएगा, तब प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न ज्ञात कर लेते हैं, ऐसे लिखा था ये, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर। तो देखें प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो हमने ये नोट करते जाएं साथ साथ में। V बराबर IR, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आएगा V बराबर KL2। अगर L2 संतुलन लंबाई है, समीकरण नंबर 3, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे V बराबर KL2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, तब द्वितीय परिपथ में प्रवाहित धारा, द्वितीय परिपथ में प्रवाहित धारा, इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, द्वितीय परिपथ में प्रवाहित धारा। तब द्वितीय परिपथ में, द्वितीय परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो देखें द्वितीय परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित की जाती है, तो आएगा I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। द्वितीय परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है, I बराबर E अपॉन R प्लस R, I अपॉन E प्लस R प्लस R। R प्लस R हो जाएगी, तो इसके बाद हमने इसका इधर गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो देखो IR प्लस I स्मॉल r इक्वल टू E। इसको इधर पक्षांतर करें तो ये बनेगा IR इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से I का ये सॉरी स्मॉल r का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल r का मान आ जाएगा E माइनस IR अपॉन I, ये आ जाएगा E माइनस IR अपॉन I। और हमको पता है कि ये IR जो है वो V के बराबर है। IR समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से IR किसके बराबर है, V के बराबर है। और अगर ये IR V के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन I। क्या जाएगा ये, E माइनस V अपॉन I। अब अगर आप समझ पा रहे हैं कि E माइनस V अपॉन I बन गया, तो हमने इसको क्या लिखा, I को लिख दिया। I को जब हमने सॉल्व किया तो I को क्या लिख सकते हैं, V बटे R। देखें यहाँ पे I को क्या लिख सकते हैं आप, V बटे R। आप इतना नोट कर लें, I को हमने लिख दिया V बटे R। ठीक है, अच्छा जी, I को हमने अगर V बटे R लिख दिया तो इतना नोट कर लें, फिर आगे लिखते हैं इसके बाद। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो बन गया स्मॉल r इक्वल टू, अब मैं स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V अपॉन I को लिखेंगे V बटे R, और R तीसरे बटे से ऊपर जाएगा तो ये बनेगा क्या, E माइनस V अपॉन V, ये बन जाएगा। अच्छा जी, ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो स्मॉल r का फॉर्मूला आ गया कैपिटल R, और अलग अलग करके लिखेंगे तो E अपॉन V माइनस V अपॉन V। ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। E एवं V के मान समीकरण 1 एवं 3 से रखने पर क्या लिखा हमने, E एवं V के मान, एवं V के मान समीकरण 1 एवं 3 से रखने पर, समीकरण 1 एवं 3 से, 1 एवं 3 से रखने पर
एक और 3 से ये मान रखेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ई का मतलब हो गया KL1 डिवाइडेड बाय V का मतलब हो गया KL2 -1। के से ये के कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 -1। इसका एक और मेथड है, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड भी है इसका, लेकिन आप इसको करें, बढ़िया मेथड है ये, ठीक है। तो इतना पढ़ के आना, कल इसके बाद सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। ओके।